अब हम जान चुके हैं कि सोल्यूशन क्या होता है, और अब हम ये सोचते हैं कि वो क्या चीज़ है जो किसी मॉलिक्यूल को इस काबिल बनाती है कि वो किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाए, यानी हल होने के काबिल हो। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। केमिस्ट्री में आप सॉल्ट के बारे में बहुत मरतबा सुन चुके हैं और सुनते भी रहते हैं। तो मैं वर्ड लिखता हूँ सॉल्ट, और जब हम आम जिंदगी में बात करते हैं तो इससे हमारी मुराद टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड होती है। और केमिस्ट्री में भी सोडियम क्लोराइड को एक सॉल्ट या नमक ही कहा जाता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फूड चेन में इसका कोई ताल्लुक है। केमिस्ट्री में कोई भी सॉल्ट एक ऐसा न्यूट्रल कंपाउंड होता है जो कि आयोनिक, जिसमें के आयन्स हों और जो एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हों। तो हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एक नमक है, और ये सोडियम है जो कि एक इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसे देने के लिए बेताब है। ये क्लोरीन है जो एक इलेक्ट्रॉन हड़पने के लिए बेताब है। तो सोडियम क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव हो जाएगा और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव हो जाएगा, और इस तरह ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बन जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब क्या होगा, अब फर्ज कर लीजिए कि जैसे कि मैं जब इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ कि अगर आपके पास एक कुत्ता है और जगह कम है आपके पास, तो आप ये सोचेंगे कि जी आप किसी को दे दें, लेकिन जिस शख्स को देंगे जिसके पास जगह होगी आप उसके घर के चक्कर लगाते रहेंगे। खैर ये एग्जाम्पल इतने कोई ख़ास नहीं है, हो सकता है आपको पसंद आए। तो ये जो दोनों के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हैं ये एक दूसरे के पास रहेंगे। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड है और कैल्शियम ब्रोमाइड भी एक और सॉल्ट है या नमक है, ये सब के सब सॉल्ट है। तो अब मैं ये कहने जा रहा था कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ये मैं बना रहा हूं वाटर मॉलिक्यूल्स, ये आया ऑक्सीजन और ये इसके दो हाइड्रोजन। ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, बस मैं जल्दी जल्दी अपनी सहूलत के लिए बना रहा हूँ। ये एक और ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन। अब आप ये देखिए पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव वाला हम पोलैरिटी वाला आइडिया पढ़ चुके हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, पार्शियल्स के दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, अट्रैक्शन होगी, ये एक दूसरे को खींच के रखेंगे। इस बारे में हम पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो आप रिवीजन के लिए पिछली वीडियोज देख सकते हैं। ये एक और वाटर मॉलिक्यूल आया, ये इसमें ऑक्सीजन और ये इसमें हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गया। और जनाब ये एक और स्ट्रक्चर, ये आपको पता होगा कि पानी जो है वो अपनी लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा डेंस होता है बनिस्बत बर्फ हालत के। तो अब क्या है, ये सब के सब हरकत कर रहे हैं इधर से उधर, लिक्विड वाटर है याद रखिएगा। तो अब ये क्या हो रहा है कि ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ, दे आर रबिंग शोल्डर विद ईच अदर, एक दूसरे से कंधे टकराते हुए चल रहे हैं। और यहां पर मैं इसमें हल करने जा रहा हूं सोडियम क्लोराइड। तो अब अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन बहुत छोटा है, और इसके मुकाबले में ऑक्सीजन जो है वो पीरियड 2 का एलिमेंट है, और सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड में पहला, और क्लोरीन जो है वो बहुत बाद का एलिमेंट है। तो अगर आपको याद हो हमने पीरियोडिक टेबल की वीडियोस में ये कहा था कि जब हम किसी टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एक सेम पीरियड में एटम का साइज छोटा हो जाता है। सही, इसका मतलब है कि सोडियम जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा और क्लोरीन उससे छोटा होगा, और लेकिन बहरहाल ये हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से दोनों से बहुत बड़ा होगा। तो अब मैं पहले सोडियम पर बात करता हूं। तो ये सोडियम जब इसको मैं डिसॉल्व करूंगा सोडियम क्लोराइड को, तो सोडियम आयन कुछ इस तरह से होगा, इसके पास प्लस चार्ज है, और मैं क्लोरीन को पर्पल में करता हूं, ये क्लोरीन, ये क्लोराइड माइनस। अब क्या होगा, पानी में डिसॉल्व करने की वजह से जो इनका आपस का बॉन्ड था वो डिसएसोसिएट हो जाएगा या वो खत्म हो जाएगा। सोडियम प्लस आयन की शक्ल में होगा और क्लोराइड जो है वो माइनस आयन की शक्ल में पानी में यूं समझिए कि इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आके घुस जाएगा। और एन आयन या नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा सोडियम का। तो और पानी में ये
इस मॉलिक्यूल्स के बीच में फिट इन होने की या घुसने की या जड़ने की कोशिश करेंगे कम टेम्परेचर पे। और ये जो चीज़ है इसके लिए इनके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी फोर्स पर ओवरकम करना पड़ेगा, काबू पाना पड़ेगा। तो लेकिन जैसे जैसे आप पानी ठंडा करते जाएंगे वैसे वैसे इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए किसी भी आयन के लिए इसमें दरमियान में आना और जगह पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए और जैसे जैसे हम पानी गर्म करेंगे वो फोर्सेस जो हैं वो कमज़ोर पड़ती जाएंगी और ये ज़्यादा आसानी से इसके बीच में समा सकेगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट है इनकी ये बढ़ जाएगी और इनको जगह ज़्यादा मिल जाएगी बीच में, और ये आसानी से इसके बीच में आ सकेंगे। तो अब हम एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं जिसमें नमक जो है वो पानी में डिसॉल्व है, यानी कि हल हो चुका है। तो सोडियम आयन फर्ज कर लीजिए ये है, तो ये इसके इर्द गिर्द ये मैं वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं और ये ऑक्सीजन एंड है। याद रखिएगा ऑक्सीजन एंड जो है वो पार्शियली नेगेटिव होता है। जब हमने पिछली वीडियो में देखा ये हाइड्रोजन इसके बाहर की तरफ है, ये हाइड्रोजन बना रहा हूं मैं। तो अब क्या हुआ आप ये देखिए कि पार्शियल नेगेटिव साइड जो थी उसने सोडियम को घेर लिया या सोडियम घिर गया। क्यों? इसलिए कि सोडियम पॉजिटिव आयन है। इसी तरह क्लोराइड आयन जो है वो हाइड्रोजन यानी कि प्लस की तरफ, क्योंकि क्लोराइड माइनस है तो क्लोराइड जो है वो पॉजिटिव एंड की तरफ या पॉजिटिव हाइड्रोजन की तरफ जो है वो में अट्रैक्ट होगा। और इस तरह से ये एक हमारे पास स्टेबल वाटर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ वाटर हमारे पास बनेगा। तो अब सॉलिडिबिलिटी के बारे में मैंने ये कहा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये इनकी मूवमेंट बढ़ेगी और इनको ज़्यादा जगह मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जैसे सोडियम क्लोराइड की मैं एग्जाम्पल, और ख़ास तौर पर ये बात बेशतर सॉलिड सॉल्यूट्स के लिए सही है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो भी बढ़ती है। क्यों? इसलिए कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो तेजी से हरकत करते हैं। और ये आप चाहें तो पानी का एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि अगर आपने पानी को एक टेम्परेचर पे आपने उसमें ठीक अच्छा खासा नमक मिला लिया और अगर आप पानी को थोड़ा सा और गर्म करेंगे और नमक मिलाएंगे तो मिलाते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरे का और मजीद नमक उसमें सॉल्व नहीं होगा, बल्कि नमक के कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो आपके ग्लास में ये नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, ये क्रिस्टल्स की तरह से आपको नजर आएंगे। ये कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ विद वाटर। अगर आप इसको मजीद गर्म करें, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा एक्सपेरिमेंट भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, आप इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे मजीद तो ये पानी में ये नमक जो और डिजॉल्व हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि आप इन वाटर मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं और ज़्यादा तेज़ी से हरकत कर रहे हैं, इनके बीच के बॉन्ड्स कमज़ोर पड़ रहे हैं। और ये सोडियम जो है और ये क्लोरीन, इनको इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आने की ज़्यादा जगह मिल रही होगी। अगरचे ये एक दूसरे का पॉजिटिव नेगेटिव इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इसमें आ जाएंगे। और एक बात और कि ये सॉल्ट आम कंडीशन में कंडक्टर नहीं होता, हीट नहीं गुजरती इससे, लेकिन जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में आता है, सोडियम अलग क्लोराइड अलग, तो फिर क्या होता है कि ये आयन्स की शक्ल में मूव करते हैं और इसी वजह से पानी में नमक हल करने के बाद पानी भी एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें से आसानी से बिजली गुजर सकती है। तो हमने ये देखा कि टेम्परेचर बढ़ने से किसी भी सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वो कम होती जाएगी, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं जा रहा हूं एक और एग्जांपल लेने जिसमें कि हम एक गैस को डिसॉल्व करेंगे लिक्विड में। ठीक, यहां पर ये आयनिक कंपाउंड था और ये नेचुरल कंडीशन में ये ठोस हालत में या सॉलिड स्टेट में रहना पसंद करता है। लेकिन गैसेस जो है, जिनको हम गैसेस कहते हैं, उनके दरमियान ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, वो बहुत कम होती हैं और ये बड़ी आज़ादी से इधर उधर आवारगी में बस हरकत कर रही होती हैं। हाँ, इनके दरमियान भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर होती हैं, जिसकी एग्जांपल हमने नोबल गैसेस के केस में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के हवाले से ली थी। तो अब ये जो गैसेस हैं
इनके दरमियान फोर्सेस बहुत कम होती हैं, इसलिए ये नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये गैस स्टेट में हमें मिलती हैं। तो अब ये मैं एक लिक्विड बना रहा हूँ, ये फर्ज कर लीजिए कि ये एक वाटर ही है जिसमें मैं कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व करने जा रहा हूँ। ये कार्बन, इसको मैंने काट दिया, इसका में भी कोई काम नहीं। तो अब मैं पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व करने जा रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये आया, ये आया, ये आया, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं। ये बस सिर्फ सर्किल के तौर पे बना रहा हूं, मैं पूरा मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन वाली स्ट्रक्चर नहीं बना रहा। तो अब सवाल ये है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे। ये नेचुरल कंडीशन में, नेचुरल मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ये गैस है। इसमें एक टेंडेंसी है, इसमें एक ख्वाहिश है कि ये अपनी गैसेस स्टेट में उस नॉर्मल टेम्परेचर पे या नॉर्मल प्रेशर पे ये वापस आ जाए, और ये हरकत भी ज़्यादा है इसमें। अब ये क्या करेगा कि ये मुसलसल जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, इनको अपनी हरकत के से धक्के मारता रहेगा, उनसे टकराता रहेगा और फरार होने की मुसलसल कोशिश करेगा और अपनी काइनेटिक एनर्जी भी उन्हें देता रहेगा। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आपने कभी कोक का एक्सपेरिमेंट किया, आप इनको हिलाते हैं या इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, तो ये गैस जो है इसको एस्केप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। आप किसी लिक्विड में जब गैस सॉल्व करते हैं तो सॉलिड के मुकाबले में बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट होता है, यानी कि टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इससे फरार होने के लिए, और उसको ज़्यादा आसानी से वो ओपन स्पेस में फरार हो सकेगी। तो ये हमने देखा कि ये बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट है, क्योंकि गैसेस जो होती हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसेस होती हैं। अब हम एक और फैक्टर की बात करते हैं, हमने सॉलिड सॉल्यूट के बारे में भी बात की। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं और ये इसके इर्द गिर्द कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, जिनमें कि घिरा जाहिर बात है कि डिसॉल्व फॉर्म में है। तो एक और फैक्टर वो होता है प्रेशर का। जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, ये मूवमेंट है इनमें, ये कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, लेकिन इसके ऊपर भी एक प्रेशर मौजूद है, कोई ना कोई गैस इसके ऊपर मौजूद है, जैसे कि हवा है, और वो भी प्रेस कर रही है, यानी कि इसको रोक रही है कि ये बाहर निकले, बाहर ओपन स्पेस में जाए। तो अब क्या है, जो चीज भी ऊपर स्केप करने की कोशिश करेगी, अपवर्ड जो प्रेशर आया हुआ है वो इसे रोकेगा। तो प्रेशर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, और ये वो केस है जिसके किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए। सही, सॉलिड्स में रिवर्स इफेक्ट होता है, सॉलिड के मुकाबले में रिवर्स इफेक्ट होता है। सॉलिड्स में तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और इसके गैस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती है। साथ ही साथ गैस में एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है कि प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है, और यही वजह है कि आप ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो गैस जो है वो ज़्यादा